बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि हार्डवेयर डिवाइसेस जिनके बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसमें सीपीयू है, रैम है, आईओ डिवाइसेस हैं और हार्ड डिस्क वगैरह, मेमोरी यूनिट्स वगैरह हैं। तो ये इकट्ठे काम कैसे करते हैं, तो हम उसके लिए एक स्केच बना लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक सीपीयू है और सीपीयू आपका कनेक्ट होता है रैम के साथ, और रैम आपकी कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क के साथ। और उसके अलावा जो आपकी आईओ डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर हो गया, ये एसोसिएट हर एक आईओ डिवाइस के साथ उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक बफर मेमोरी लगी हुई होती है, और ये भी रैम के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू सिस्टम बस। इस चीज़ को वो बस या वो केबल या वो वायर जिसके थ्रू चीज़ें रैम और सीपीयू के साथ कनेक्टेड हैं उसको आप कहते हैं ये सिस्टम बस है। और इसी तरह आपके ये लेट से कीबोर्ड है, इसकी भी अपनी एक बफर मेमोरी होती है और ये भी सिस्टम बस के थ्रू रैम के साथ कनेक्टेड है। हार्ड डिस्क भी आपकी सिस्टम बस के थ्रू रैम के साथ कनेक्टेड है और सीपीयू आपका सिस्टम बस के थ्रू रैम के साथ कनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले तो ये कंफर्म अपने जहन में बिठा लेना है कि सीपीयू ने जब भी एग्जीक्यूशन करनी है तो वो डाटा हमेशा रैम से आना है। सीपीयू रैम्स के अलावा कहीं से भी डाटा नहीं उठाता। अच्छा, अब रैम के अंदर डाटा कहाँ से आएगा? आपकी हार्ड डिस्क से डाटा रैम में आता है और रैम से ही डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल थी a.txt, आप इसे ओपन करेंगे तो ये पहले रैम में लोड होगी, फिर उसके बाद आप कीबोर्ड के थ्रू इसमें डाटा एंटर करते जाएंगे, मॉनिटर पे यही सारा डाटा आपको नज़र आता रहेगा, और जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो यही वाला सारा डाटा जो रैम में अवेलेबल है ये इस फाइल में दोबारा जाके सेव हो जाएगा। तो ये तरीका है, जो डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी इस तरह से आपका काम करती हैं। यूजुअली ये समझ लिया जाता है कि सीपीयू हार्ड डिस्क से डाटा उठाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीपीयू हार्ड डिस्क से किसी सूरत कनेक्ट नहीं होता। सीपीयू आपका जस्ट रैम के साथ कनेक्ट होता है। इस वजह से एक अच्छे सिस्टम के लिए आपकी रैम का और सीपीयू का आपस में जो कनेक्शन है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी रैम की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट है इनपुट की उसको मैच कर सके। अब उसके अलावा आपका फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया, मतलब हम एक स्क्रैच से देखते हैं कि मैंने फ़र्ज़ किया एक एप्लीकेशन बनाई, सी की लैंग्वेज के अंदर एक एप्लीकेशन बनाई, हेलो वर्ल्ड डॉट सी। ये एक एप्लीकेशन थी जिसके अंदर मैंने मतलब पूरा कोड लिखा था। वो कोड मतलब वही इंट मेन लिखा और उसके अंदर मैंने सी आउट करके तो हेलो वर्ल्ड करके और इसको सेव करवा दिया। अब इसको आपने रन करवाना है, तो कैसे रन करवाएंगे? सबसे पहले आप एक कंपाइलर के थ्रू इसको कंपाइल करेंगे। तो जब कंपाइल करेंगे तो आपके पास एक हेलो वर्ल्ड डॉट ई एक्सी फाइल जनरेट हो जाएगी। इसको आप एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं, बाइनरी फाइल भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक है। ये मतलब इसके डिफरेंट नाम है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये आपकी स्टिल कहाँ पे पड़ी है? हेलो वर्ल्ड डॉट ई एक्सी के नाम से आपकी हार्ड डिस्क की किसी सी ड्राइव या डी ड्राइव या किसी एक जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है। अब उसके बाद आप जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ओपन क्लिक करते हैं इसको, तो क्या होगा कि इसकी एक कॉपी आपकी रैम के अंदर लोड हो जाएगी। अभी यहाँ तक ये क्या था? ये प्रोग्राम था कि ये आपने एक प्रोग्राम बना लिया हेलो वर्ल्ड का। अब जैसे ही आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ कि इस प्रोग्राम का एक इंस्टांस बना और वो रैम में लोड हो गया, और इसको आप कहते हैं कि ये क्या आ गया। जब कोई चीज़ रैम में आ जाती है तो उसे आप कहते हैं ये क्या, ये एक प्रोसेस बन गया। अब इस प्रोसेस की अपनी कोई आईडी थी, इसकी सारी डिटेल्स वगैरह इसके अंदर आ गई, ये प्रोसेस इसमें आ गया। अब इस प्रोसेस के अलावा भी रैम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस में अवेलेबल थे। तो रैम क्या, बहरहाल इसका जब नंबर आएगा तो सीपीयू इसको एलोकेट कर देगा कि अब इसको एग्जीक्यूट करो भी कि इसको हमने क्या करना है। ये जो हेलो वर्ल्ड डॉट एक्जी थी इसके अंदर जो बाइनरी है उसके मुताबिक हमने क्या करना है
CPU इसकी बाइनरी को एग्जीक्यूट करवाएगा और उसके बाद वो यहाँ पे जो कोई शेयर्ड मेमोरी होगी इस आउटपुट के लिए, वहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट था हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग वो पेस्ट कर देगा। ये रिज़ल्ट यहाँ से इस मॉनिटर के बफर में लोड होगा और फिर मॉनिटर पे स्क्रीन पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये मतलब पूरा एक फ़्लो है कि किस तरह से ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस जो है ना वो आपस में कोलैबोरेट कर रही होती हैं। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि ये मेरे पास एक प्रोग्राम है कैलकुलेटर का। अब ये मेरे पास इस मेरी हार्ड डिस्क के अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है, लेकिन ये अभी तक प्रोग्राम है क्योंकि ये रन नहीं हो रहा। जब जिस टाइम पे ये रन होगा तो ये टास्क मैनेजर में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस टाइम पे मेरी रन हो रही हैं। अब जैसे ही मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेमोरी में लोड हुआ। इसने कोई 22.3 MB की मेमोरी ली और उसके बाद ये इसकी CPU यूटिलाइजेशन 0% है क्योंकि अभी ये लोड हो गया है लेकिन ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। ये बस प्रोसेस एक दफ़ा इसका लोड हुआ, 22 MB जो है ना तकरीबन बफर मेमोरी में ये इसने स्पेस ले ली और ये आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे ही इवन इसके ऊपर मैं माउस भी लेके आता हूँ तो ये देखें ये आपको प्रोसेसिंग नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्टिव कर देता है। जैसे ही मैं माउस मूव करता हूँ ये देखें ये डिफरेंट इंटरेक्शन मुझे दिखा रहा है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही मैं इससे साइड पे हट जाऊँगा तो ये आइडल हो जाएगा और CPU यूटिलाइजेशन इस पर आपको नज़र आ रही है कि 0 है। अब ये आपका प्रोसेस रनिंग में है लेकिन ये आप वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, कि इनपुट का, कि मुझे कोई इनपुट मिले तो मैं उस पर प्रोसेस करूँ। अब मैं इसको इनपुट दे देता हूँ लेट से 2, तो ये देखिए ये हल्की सी इसकी प्रोसेसिंग होनी है। प्लस का मैंने इसको बटन दबाया तो ये 0.2 पे चला गया। फिर मैं इसको दे देता हूँ इनपुट 3। अब जैसे ही मैंने 3 किया तो वो 0.2 पे गई, फिर 0 होगी। अब मैं इक्वल दबाऊंगा तो ये आपको आउटपुट 5 दिखा देगा, मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ये देखें 0.2 फिर हुई और ये आपको रिजल्ट 5 इसने आउटपुट पे दिखा दिया और ये आपकी मेमोरी के अंदर अभी तक आइडल है। अब उसके बाद क्या है, फ़र्क किया कि ये मैंने दूसरा एक प्रोसेस खोल लिया जिसका नाम है टास्क मैनेजर। ये मेरा दूसरा प्रोसेस खुल गया। तो अब ये बैक एंड पे कैलकुलेटर आपके सामने ओपन नज़र आ रहा है लेकिन ये अब आइडल स्टेट में है। ये अब वेट कर रहा है कि मुझे कब टाइम मिलेगा कि मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आप देखें थोड़ी सी एग्जीक्यूशन इसने आपको इंस्ट्रक्शन कुछ प्रोसेस किए और आपको दिखा दिया कि आप मैं एक्टिव हो गया हूँ। लेकिन अब ये एक्टिव होने के बावजूद भी IO स्टेट में चला गया या इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है कि मुझे कोई इनपुट मिले तो मैं उसको प्रोसेस करूं और मैं कुछ आउटपुट पे शो करवाऊं। ठीक है, तो इससे आपको एक प्रोग्राम या प्रोसेस के बनने और उसकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ स्टेट्स जो है ना वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। मैं आपको 1 बाय 1 अभी इनको बताता भी हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये क्लोज का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये मेमोरी में से ख़त्म हो जाएगा। ये मेमोरी के अंदर से ये कैलकुलेटर का टास्क निकल गया, मेमोरी आपकी स्पेयर हो गई है। तो अब इस सारे प्रोसेस को देखते हुए अब आप क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि प्रोग्राम्स आपका हार्ड डिस्क में था। जैसे ही आप उस प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो एक प्रोसेस जनरेट हो जाता है। प्रोसेस क्या है? एक कॉपी है, कॉपी ऑफ प्रोग्राम कोड इन मेमोरी, कि जो भी आपका प्रोग्राम कोड था हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ उसकी कॉपी उठा के आपने मेमोरी या रैम, मेमोरी की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम रैम की बात कर रहे हैं, तो रैम के अंदर ये आ गया और ये आपका एक प्रोसेस बन गया। अब ये प्रोसेस कौन कौन से काम कर सकता है? पहला काम ये है कि ये CPU को डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है CPU पे। ठीक है, ये मतलब इस प्रोसेस की एक स्टेट है कि ये CPU के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जितना टाइम ये CPU पे एग्जीक्यूट होगा तो उसको आप कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम है। ये इस प्रोसेस का क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम है। दूसरा क्या है कि भाई ये प्रोसेस तो अवेलेबल था रैम में, लेकिन रैम के अंदर P2 P3 और भी बहुत सारे प्रोसेस थे, लेकिन अभी CPU इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा और फिर इसका नंबर आएगा। तो इस दौरान ये बिल्कुल रेडी था, लेकिन अब ये वेट कर रहा था कि भाई मेरा नंबर आए तो मैं एग्जीक्यूट हूँ। तो ये जो स्टेट है, ये जो सेकंड स्टेट है, इसे आप कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या कर रहा है? वेटिंग टाइम है इसका।
कि ये मतलब प्रोसेस की एक और स्टेट है। एक तो ये स्टेट थी कि वो सीपीयू उसको मिला हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा ये है कि वो सीपीयू उसको नहीं मिला हुआ क्योंकि सीपीयू बिजी था, वो फ्री नहीं है, और ये वेट कर रहा है कि मुझे सीपीयू मिले तो मैं एग्जीक्यूट हूँ। तीसरा ये है कि सीपीयू इसको मिला, लेकिन उसके बाद आप ये वेट कर रहे हैं कि यूज़र मुझे कोई इनपुट आउटपुट करे। ठीक है, कि यूज़र मुझे कोई इनपुट दे। जिस तरह आप कैलकुलेटर के केस में मैंने ओपन तो करके रखा हुआ है सामने, लेकिन आपने देखा था सीपीयू उस टाइम पे भी उसकी 0% यूटिलाइजेशन दिखा रहा था, क्योंकि अब वेट कर रहा है कि यूज़र कोई नंबर इनपुट करे, कोई प्लस माइनस या कोई ऑपरेशन मुझे बताए, तो फिर मैं उसको आगे चलाऊँ। तो ये इस केस में इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, आईओ टाइम है, या वेटिंग टाइम, या आईओ टाइम इसको ज़्यादा कह लें कि ये है। यानी कोई भी प्रोसेस है वो उसके जैसे ही मेमोरी में आया, और फिर जिस टाइम पे उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई और वो वापस मेमोरी से निकला, तो उनमें के पूरे टाइम पीरियड के दौरान वो या तो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, या वो वेट कर रहा होगा, या वो आईओ टाइम के अंदर होगा। तो वो जितना टोटल टाइम इसने स्पेंड किया इस प्रोसेस ने मेमोरी में, तो उसे आप कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम टर्न अराउंड टाइम क्या है कि ये आपकी मेमोरी थी, प्रोसेस मेमोरी में इंटर हुआ, और जिस टाइम पे इसने फिनिश करके मेमोरी से एग्जिट हो गया, तो ये जितना भी टाइम पीरियड था, फर्ज किया कि ये इंटर हुआ है 1 AM पे और एग्जिट हुआ है, मतलब 1 AM से लेके 5 AM तक आपने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन ओपन रखी है, तो ये कितने 4 घंटे इसका क्या था, टर्न अराउंड टाइम था। अब इस टर्न अराउंड टाइम के अंदर क्या पता एग्जीक्यूशन इसने 2 सेकंड की हो, या एग्जीक्यूशन का लिए इसको इतना ही टाइम चाहिए था, या और वेटिंग टाइम में इसने मे बी 1 घंटा इसने वेटिंग में गुजार दिया हो, और बाकी जो आपके पास थे 2 घंटे और 58 मिनट और जितने भी मतलब इसके वो बन जाते हैं 2 घंटे या 3 घंटे और 58 सेकंड, वो सारा का सारा टाइम इसका क्या था, आईओ टाइम। ठीक है, मतलब ये इसकी 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि वो टाइम है कि जब एक प्रोसेस रैम में इंटर हुआ, या एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, उस टाइम से लेके जब वो डिस्ट्रॉय हुआ उस टाइम तक का टोटल टाइम जो है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और ये आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमेशा इंटर टाइम, कि किस टाइम पे ये इंटर हुआ है, और एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम में से इंटर टाइम को माइनस कर दें, तो आपको टर्न अराउंड टाइम जो है ना वो पता चल जाता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई इस प्रोसेस ने 1 घंटा एग्जीक्यूशन की है, 1 घंटा वेटिंग की है, 3 घंटे इसने इवन आईओ के लिए लगाए, तो इसका टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। ठीक है, तो ये मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे चल के हम करेंगे। तो ये आपको मैं जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा था कि आपको इनका पता हो। थैंक यू।